स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारा कुछ हम इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। आजकल पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर बेस कर रही है, किस पे? सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे। आज के दौर में जो आपके पास पूरा का पूरा कंप्यूटर जो कभी किसी रूम पर मुश्तमिल था, हॉल रूम पर, एक उस पर आ गया है, उसका माइक्रो प्रोसेसर नाखून के बराबर है, उससे भी छोटा हो गया। आप अंदाज़ा कर लेंगे कितनी तरक्की हो गई है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बड़ी क्लासेस में होगा, यहाँ नहीं है। मैट्रिक क्लास में सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है। एटॉमिक फिजिक्स नंबर 5, एटॉमिक फिजिक्स। इट डील्स with the structure and properties of atoms। ये एटम्स का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेगा। अच्छा, एटम भी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनती है। एटम जो है टाइनिस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। एटम के बुनियादी पार्टिकल कौन कौन से याद है आपको? एटम कैसा होता है? एटम ऐसा होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके ये शेल्स होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारा कुछ अब इसमें पढ़ते हैं एटॉमिक फिज़िक्स में। और इसी एटॉमिक फिज़िक्स से फिर आज लेज़र टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है। किसने? क्योंकि जो लाइट निकलती है वो किससे निकलती है? एटम के अंदर से निकल के आ रही होती है। तो क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे उछल कूद कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में मुसलसल लाइट इमिट आउट हो रही होती है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी या लेज़र लाइट, जो कि बहुत ही नैरो हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है? वो एटॉमिक फिजिक्स उसकी बुनियाद है। इज दैट क्लियर? तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स। आपको पता है आजकल लेज़र लाइट के ज़रिए लोहे की शीटें भी काटी जा रही हैं, और आँख में वो जो मोतिया हो जाता है, काला मोतिया, उसकी झिल्ली का ऑपरेशन भी हो रहा है। किसके ज़रिए? लेज़र लाइट के ज़रिए। लेज़र लाइट के ज़रिए पित्ते का ऑपरेशन बड़ा कामयाब जा रहा है आजकल, वरना पहले बिल्कुल चीरा फाड़ी कर दिया करते थे। फिर पित्ते को जो पथरी हो जाती थी उसको अलग किया जाता था। आजकल लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए, एडवांस टेक्नोलॉजी है मेडिकल में, ये काम किया जा रहा है। तो ये इसकी बुनियाद कौन है? एटॉमिक फिज़िक्स से। अंदाज़ा कर ले बाब। न्यूक्लियर फिज़िक्स नंबर 6, न्यूक्लियर फिज़िक्स। जैसे ही हम न्यूक्लियर फिज़िक्स का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है नाम प्रोफेसर हेनरी बेकरल का। किसका? प्रोफेसर हेनरी बेकरल। कुछ आपके जहन में आया? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रोफेसर हेनरी बेकरल का नाम कहीं पे। रेडियो एक्टिविटी पढ़ी होगी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर से 3 तरह की रेडिएशन निकलती है, उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। वो तो पढ़ा है ना, जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, उनमें से 3 तरह के पार्टिकल निकलते हैं। कौन कौन से? अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेस। 3 तरह की रेडिएशन इमिट आउट होती हैं, जिससे वो डिसइंटीग्रेट होता चला जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, इसका पहले एटम पर बात कर रहे थे, अब हम कहाँ चले गए? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस की अपनी क्या खुसूसियात हैं? ऑक्सीजन न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, यूरेनियम की क्या है, वो सारा कुछ जो है जिसमें डिस्कस करते हैं उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इट डील्स विद, अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा लिखने के लिए, लिहाजा साथ साथ आप लिखते चले। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द रेडिएशंस, या न्यूक्लियर चेंजेस भी कह सकते हैं इसको, रेडिएशंस emitting out from atomic nuclei। न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई है, अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं। तो वो सारा कुछ हम इस पर डिस्कस करते हैं, किसमें? रेडियो एक्टिविटी के अंदर डिस्कस किया जाता है। और ये बुनियाद है एटम बम की। किसकी? एटम बम जो बनाया, आपको पता है ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी कंट्री, इसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है, न्यूक्लियर पावर है, याद रखिएगा। G8 कंट्री में इसका नाम शामिल है। न्यूक्लियर पावर उसे कहते हैं इसके पास ये हो, एटम बम बनाने की सलाहियत हो। ओके,
एटम बम पर भी गुफ्तगू एक चैप्टर में आएगी, इसी चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी में, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजन, कौन सा प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, वो किस तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाए तो एक धमाके की सूरत में रेडिएशन इमिट आउट होती है जो तबाही मचा देती है, उस पर भी जिक्र होगा। तो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब एनर्जी है उसको पॉजिटिव यूज़ कर लो या नेगेटिव, ये इंसान के ऊपर है। लेकिन चूँकि इंसान असफल साफिलीन जगह पर है, कहाँ पर है, असफल साफिलीन का है, वो सूरह 3 पढ़ते हैं ना, जब वतीने व जैतूने वाली सूरह जो है, तो उसमें क्या आता है, असफल साफिलीन, यानी बहुत ही घटिया तरीन जगह है जिस पर इंसान को डाला गया है यहाँ पे चेक करने के लिए, चेक लगे हुए, चेक पॉइंट, जिस पे हर इंसान को चेक किया जा रहा है। जब वो चेक हो जाता है, ऐसा माल चेक नहीं होता, क्या चेक होता है, कंपनी में माल चेक हो रहा होता है, जो ख़राब माल होता है उसको बाहर निकालते चले जाते हैं, अच्छे माल को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस डेट क्लियर। तो इंसानों में जो अच्छे लोग होते हैं वो औलिया कराम बन जाते हैं, जो बुरे होते हैं फिर वो दहशतगर्द बन जाते हैं। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो चलते रहते हैं, अच्छे बुरे, इस तरह से चलता रहता है सिलसिला। ऐसे लोगों से अल्लाह बड़ा प्यार करते हैं जो बीच में होते हैं, नहीं समझे बात को। खैर वो कहीं और चले जाएंगे। फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने देखा कि एटॉमिक टेक्नोलॉजी की तरफ हमको लेकर जा रही है। उसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स। कौन सा, प्लाज्मा, नंबर 6, 7। It deals with highly ionized atom. ये लिख ले इसकी तारीफ 7वें नंबर पे। It deals with high, हाँ इसकी इस पे ये आप हेडिंग चेंज कर दें। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ किसकी है, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड रेडिएशन इमिटिंग आउट फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये किस में आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा। और हाईली आयोनाइजेशन का, आयोनाइज का मतलब क्या होता है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन छीन ले, किसी माँ से उसका कोई बच्चा छीन के भाग जाए तो क्या हो, माँ की हालत क्या होगी, वो आयोनाइज हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी। ले समझे बात को। इस तरह एटम का कोई इलेक्ट्रॉन छीन ले, कोई निकल जाए किसी रेडिएशन के नतीजे में या किसी टकराव के नतीजे में, तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है या वो आयोनाइज हो जाता है, उस पर एक पॉजिटिव आयन आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन छीन ले, डबल आयोनाइज हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ज़्यादा हाईली आयोनाइज होता चला जाएगा। उसको अपन बेयर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, बोलिए, बेयर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉनों को छीन लिया जाए। बहरहाल इतनी तारीफ काफ़ी, इतनी गुफ्तगू याद रखें। 8वां है बायोफिजिक्स। बायो फिजिक्स, इट डील्स विद, ये बड़ी ज़बरदस्त, with the application of physical method, it is with the application of physical method, ये लिख लें। So application of physical method, application of physical methods to biophysical system, to biophysical system। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड, ये बताइए कि अगर आपको फ़र्ज़ कर ले दूध की बाल्टी, अपने का दूध लेकर आओ, बाल्टी दे दी आपको या डोल दे दिया, कोई भी चीज़। आज तो खैर थैलियों का ज़माना आ गया ना, पहले हम लोग जाते थे बचपन में, वो बाड़े से दूध लेकर आते थे, वो डोलची ले जाते थे, उसमें दूध भर दिया, फिर उसको क्या करते थे, फोर्स लगाते थे। अब हम है लिविंग बॉडीज़, तो हमारा ताल्लुक तो बायो से हो गया सीधा, और फिर अब फोर्स लगा के लेकर आ रहे हैं। अब ये फोर्स लगा के लेकर आ रहे हैं, तो ये कौन है, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स क्या आ गई, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स आ गई। वो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हम फोर्स को डिस्कस करते हैं किस में, अमूमन फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड लग गई, किस पर, बायोफिजिकल सिस्टम पर। इसी तरह हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, सुकड़ते हैं, वॉल्यूम फेफड़ों का बढ़ता है, कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है। आपको याद है बॉयल का कानून,
बॉयल का कानून क्या है, 9th क्लास में पढ़ा तो है केमिस्ट्री में, ये पढ़ा होगा आपने। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब किसी गैस का प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी फेफड़ों में जब प्रेशर कम होता है तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, फेफड़े कैसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, यानी फेफड़े फैल रहे, सिकुड़ रहे, फैल रहे, सिकुड़ रहे, इस तरह वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, उसके लिहाज से प्रेशर भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो आपने देखा ये फिज़िकल मेथड, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड हमारे जिस्म के अंदर चल रही होती है, हर जानदार के अंदर। तो ये बायोफिज़िक्स में सारा कुछ डिस्कस किया जाता है। आखिर में है एस्ट्रोफिज़िक्स, लास्ट क्या है बोलिए, एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रो निकला लफ्ज़ एस्ट्रोनॉमिकल से, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ कहते हैं प्लैनेट्स को, मून्स को, सैटेलाइट्स को, ये सारी जो आपको फलक में नज़र आती है चीज़ें, किसमें, फलक में, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, वो सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, एस्ट्रो फिज़िक्स में डील करते हैं। तो इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ, इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ with the study of astronomical bodies, astronomical bodies। इस पर मुझे एक वाक़या याद आया, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का, एस्ट्रोनॉमी पर बड़ा मशहूर वाक़या है कि इमाम गज़ाली शरीयत के इमाम थे, साइंस के नहीं, किसके इमाम थे, शरीयत के। तो एक ईसाई ने चैलेंज कर दिया था उस वक्त इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को। वो ईसाई जो था वो था एस्ट्रोनॉमिस्ट, माहिर फल्कियात था। तो उसने सारी ज़िंदगी सैटेलाइट्स पर गौर किया था, प्लैनेट्स पर गौर किया था कि उनकी मोशन कैसी होती है। और उसका उसकी तहकीक थी कि आसमान पे जितने प्लैनेट्स हैं उनकी ड्यूअल मोशन है, क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। क्लॉकवाइज भी और यानी वो क्लॉकवाइज घूमते घूमते एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देते हैं, ड्यूअल उसकी जो है वो मोशन है प्लैनेट्स की। जब उसने तहकीक की और साबित कर लिया तजर्बे से कि वो बिल्कुल सही है, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास वो आ गया कि लगे अल्लाह ताला की अगर ये सच्ची किताब है कुरान पाक, तो बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि प्लैनेट्स की दोहरी हरकत होती है, क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। अब ज़ाहिर है आप शरीयत के इमाम थे, साइंस के तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से फिर आप पर इल्हाम हुआ और फिर कुरान पाक की एक आयत है, वो मेरे जहन से अभी निकल गई, मैं उसका तर्जुमा आपको बता दूँ। उसका तर्जुमा ये है कि सब अपने रब के बताए हुए रास्ते पर तैर रहे हैं। ये हमने अभी डिस्कस भी किया था आपसे, रास्ते पर तैर रहे हैं। अगर इनके 3 अल्फाज हैं, इन्हीं को रिवर्स करके मिलाया जाए तो दोबारा यही आयत बन जाती है, यानी यही अल्फाज बन जाते हैं। रिवर्स में दोबारा कैसे अल्फाज बन जाते हैं, यही अल्फाज बन जाते हैं। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने ये 3 अल्फाज कोट की कुरान पाक की आयत के, कि जिसमें अल्लाह ताला ने इशारा दिया, बताया इंसान को कि एक जितने भी प्लैनेट्स हैं सब मूव कर रहे हैं, तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो अगर इसको रिवर्स में पढ़ोगे तो जुड़ने पर यही अल्फाज दोबारा बन जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होगा फिर, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो एक तरफ क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक ही कुरान पाक की आयत से उन 3 अल्फाज से साबित हो जाता है कि जितने भी प्लैनेट हैं सबकी मोशन दोहरी होती है। इस पर वो साहिब ईमान हो गया था। ईसाई जो था वो क्या ले आया था, ईमान ले आया था कि वाकई अल्लाह की सच्ची किताब है कुरान पाक। तो बहरहाल साइंस के ज़रिए लोग जो है वो मुसलमान हुए। ओके, तो आज की क्लास में आपने देखा फिज़िक्स में किसे कहते हैं भाई, फिज़िक्स की डेफिनेशन बताओ फिर से जी, बोलिए क्या डेफिनेशन है फिज़िक्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, फिज़िक्स। कायनात में कोई भी इवेंट होता है उसका जवाब कौन देता है, फिज़िक्स देती है। ठीक है, फिर बताया है कि लॉ ऑफ नेचर किसे कहते हैं, कि जब ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई तो इसको जितने भी पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के, जितने भी ज़र्रात हैं, सबको रूल के ताबे कर दिया, कवानीन के तहत कर दिया। उन्हें लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? क्या कहलाते हैं वो, लॉ ऑफ नेचर कहलाते हैं। फिर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि क्लाउड्स आते हैं, फिर फ्लैशिंग भी होती है, उसमें चमक भी होती है, क्लाउड थंडरिंग भी होती है, गरज कैसे पैदा होती है, चमक कैसे पैदा होती है, इंसान शुरू से देख रहा था। तो किस रूल के तहत होता है, बहुत सारे सवालात उसके जहन में उस ज़माने में पैदा हो। कुछ चीज़ें केच द फायर, आग को पकड़ लेती है, कुछ चीज़ें आग को नहीं पकड़ती, लकड़ी आग पकड़ लेती है, लेकिन लोहा आम हालात में आग को नहीं कैच कर पाता, उस तरह से लकड़ी कर लेती है, कागज़ कर लेता है।
क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो ये जवाब शुरू से इंसान के जहन में थे, इसका जवाब बाद में स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम किसने दिया? फिज़िक्स ने दिया। इज डेट क्लियर? तो पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी ब्रांचेस क्या है। नेक्स्ट वीडियो होगी कि इंपॉर्टेंस क्या है, फिज़िक्स की अहमियत क्या है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। क्या हेडिंग होगी? इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन मैन डेली लाइफ। ओके, हेडिंग डालें।